हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7th की एनसीईआरटी। तो उसमें हमने उठाई थी साइंस और साथ ही साथ हमने इंग्लिश की समरी यहाँ पे कर चुकी हैं एक बुक की। तो हमने साइंस के किए थे आज तक 8 टॉपिक्स मैं साइंस के आपको करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी साइंस के टॉपिक नहीं देखे हैं, साइंस के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वो जाके प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं या फिर मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर दे दूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 मृदा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लेगा सब्सक्राइब और साथ में ऑन कर दीजिए बेल के आइकन को, जिससे जो भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको 7th क्लास का मैथमेटिक्स भी करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैथ्स के लिए, या फिर आपको कोई और बुक करनी है तो मैं आपको वो भी करा दूँगी यहाँ पे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से लर्न हो, इसलिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मृदा। मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है और उन्हें पोषक तत्वों की आपूर्ति करके वृद्धि में सहायता करता है। यह अनेक जीवों का आवास है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो कृषि के लिए मृदा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और कृषि से हमें क्या मिलता है? भोजन, कपड़ा, आश्रय, ये हमें कृषि से मिलता है। और मृदा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और जैसे ही वर्षा होती है तो पहली वर्षा के बाद मृदा को सौंधी गंध तसदेव ताजगी भर देती है। तो बात करते हैं मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा जीवन से भरपूर है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि मृदा है होती है जो, उसके अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो मृदा है वो बहुत सारे जीवों का आश्रय भी है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एक प्रैक्टिकल दिया गया है, जहाँ से अलग अलग जगह की मिट्टी को इकट्ठा किया गया है। तो हमें बताना है कि मिट्टी में जो अलग अलग मिट्टी है वहाँ से आपको क्या कुछ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए पॉलीथीन की जो थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ एक बॉक्स में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना एक बार। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुँचाते हैं। आप जानते हैं जो पॉलीथीन होती है, जो प्लास्टिक है, वो बिल्कुल भी वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। वो मतलब एज इट इज़ बने रहते हैं, लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी जो मिट्टी है उससे प्रदूषित होती रहती है, जिससे हमारे जीव है उनको भी हानि होती है और मृदा को भी हानि होती है। और जो भी हमारा जीवन चक्र है, जल चक्र, वो हमारा अनबैलेंस होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक अवरोध उत्पन्न कर देती है। अवरोध का मतलब रुकावट करती है, ठीक है। तो इसलिए जो पॉलीथीन की जो थैली और प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ है, रसायन है, कीटनाशी हैं, उनसे भी मृदा दूषित होती है। और इन्हें ऐसे अपशिष्ट पदार्थों रसायनों को मृदा में निर्मित करने से पहले उन्हें उपचारित करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलता है जो भी केमिकल्स निकलते हैं, अगर अब उन्हें बैलेंस कर दें, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दें, तो उससे मृदा को कम से कम नुकसान होगा यहाँ पे। तो मृदा का जो यहाँ पे हो रहा है प्रदूषण, तो उससे भी कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमें कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जो हम खेतों में कीटनाशक छिड़कते हैं, उर्वरक छिड़कते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा से जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है, जो गोबर की खाद है, तो इस तरह की जो खादें बनती हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, एक्सेप्ट यूरिया की तरफ जा रहे हैं हम। तो इन तरह जो रसायन है, जो पेस्टिसाइड्स है, उनका कहीं ना कहीं हमें कम यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मृदा प्रच्छेदिका। और जो मृदा प्रच्छेदिका, मृदा की जो सॉइल है, मीन्स मृदा की जो प्रोफाइल है वो क्या होती है? जो मृदा की प्रोफाइल है उसका मतलब है मृदा में लेवल्स होती हैं, कई तरह के। लेवल का मतलब है कि कितने तरह की मृदा होती है। अगर लेवल सपोज करो इस तरीके मैंने डायग्राम में भी बनाया है, तो ये निचली परत है, ये उसके ऊपरली परत है, ये उसके ऊपर की परत है। तो इस तरह से मृदा के जो 4 लेवल होते हैं। जो नंबर 4 पे लेवल होता है, यहाँ पे जो मोटे मोटे डले होते हैं, एकदम से डले होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे डले होते हैं, जैसे टूटे हुए हिस्से होते हैं यहाँ पे, और छोटे होते हैं। और ये बिल्कुल जो महीन पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं। और यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो ऊपर वाली लेयर होती है, इसी में हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो मिट्टी की प्रोफाइल यहाँ पे होती है। आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल करके दिया है। आपको एक ढेला लेना है मिट्टी का, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसका चूर्ण बनाकर उसके 3/4 जो गिलास है, गिलास को मीन्स पूरे गिलास को 4 हिस्से करके एक हिस्सा छोड़ना है, मीन्स 3/4 इसको भरना है। भर के आप मिट्टी को मिक्स करके देखेंगे तो उसकी आपको डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी।
तो यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा प्रच्छेदिका कहलाती है। अब काट का मतलब क्या है? काट का मतलब देखिए, अभी यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इतने हिस्से में जाते हैं, मिट्टी के इतने हिस्से में, तो यहाँ पे की जो मिट्टी है वो एक जैसी होती है। अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक अलग तरह की मिट्टी दिखाई देती है, मतलब इतने लेवल तक समान मिट्टी दिखती है। तो जो इस तरह से समान मिट्टी दिख रही है, तो एक लेवल इसका, एक लेवल इसका, मीन्स तो इसे बोलते हैं मृदा प्रच्छेदिका। जैसे सपोज करो अब बर्गर है कि बर्गर में एक लेयर खीरों की है, एक लेयर किसकी है? प्याज की है, एक लेयर जो चटनी उसकी है, आलू टिक्की की है। तो ऐसे ही जो मृदा है उसकी इस तरह से परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, लेवल होते हैं उनका, आप इसे बोल सकते हो। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, कट, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। संस्तर स्थितियों का मतलब है कि यहाँ पे लेवल से मृदा की, जैसे कि लेवल नंबर 4 है जिसको बेस सेल कहते हैं यहाँ पे, जिसको यहाँ पे आधार सेल कहा गया है, जैसे कि ये है। तो ये कैसे होती है? बिल्कुल ये हार्ड होती है, मीन्स इसको खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे सिर्फ मिट्टी के बड़े बड़े ढेले शिलाएँ ही हैं यहाँ पे। तो फिर इनकी टूट फूट से होकर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं मिट्टी के। तो लेवल नंबर नीचे से 2 पे आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो लेवल नंबर 3 पे नीचे से आ रहा है। वो जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो कैसे होती है? सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट है। मीन्स यहाँ पे सॉफ्ट मिट्टी कैसे हुई? बड़े ढेले थे वो छोटे छोटे में टूटे, फिर और छोटे में टूटे और छोटे में टूट के यहाँ से मृदा का निर्माण होगा। तो ऊपर वाली सॉफ्ट होती है, ऊपर वाली लेयर, उसके बाद नीचे वाली थोड़ी सी हार्ड, उसके बाद और थोड़ी हार्ड, ये सबसे ज़्यादा हार्ड। तो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सी है? जो हमारी आधार सेल होती है, जो हमारी बेस सेल होती है, वो क्या हो जाएगी? हमारी वो क्या हो जाएगी? आधार सेल, बेस सेल होती है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पे होने वाली है। तो जो मृदा की जो ऊपरी परत है उसमें क्या होगा? उसमें पेड़ पौधे लगते हैं और वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस होता है जैसे कोई भी गली सीधी चीज़ें होती हैं, वो जो कोई भी गली सीधी चीज़ें हैं, सपोज करो कि कोई भी पशु पक्षी है वो मर गया तो उसको हमने मिट्टी में दफना दिया, वो भी ह्यूमस का ही पार्ट है। और जैसे कि जितने पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ होती हैं, कुछ भी है, जैसे केले के छिलके, ये सारे ह्यूमस का ही पार्ट है। इनसे क्या होती है? इनसे जो मिट्टी है हमारी वो उपजाऊ बनती है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत वो देखते इसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मूल की भीतरी परतें दिखाई देंगी मृदा की। ये कह रहा है कि अगर हमें मृदा की सारी परतें देखनी है तो हमें किसी ऐसे जगह पे देखनी होगी जहाँ पे खुदाई ज़्यादा हो। सपोज करो कोई खाई है, ट्रेंच है कोई, आप बोल सकते जैसे कुआं है, जैसे कुआं खोदते हैं तो कुएं में भी मिट्टी की जो लेयर्स है वे दिख जाएंगे आपको कि ये लेयर ऐसी, ये लेयर ऐसी, ये लेयर ऐसी है। तो इस तरह की चीज़ आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे खुदाई ज़्यादा हुई हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो ऊपर वाली परत होती है। तो सबसे ऊपर वाली परत है उसको वो कैसे होती है? वो गहरे रंग की होती है। गहरे रंग की क्यों होगी? इसमें क्या होगा? ह्यूमस होगा। इस ऊपर वाली परत में जो परत ए है, ए संस्तर स्थिति है, इसमें क्या होगा? इसमें हमारा ह्यूमस होता है और यह खनिजों से भरी होती है। मीन्स खनिज इसमें पाए जाते हैं, हमारे खनिजों से समृद्ध होती खनिज होती हैं। और ह्यूमस आप जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ह्यूमस होता है वो मृदा को उर्वर बनाता, उपजाऊ इसको बनाता है। और मृदा को पोषण भी कहाँ से मिलेगा? जो हमारी पहली लेयर है, जो हमारी ए संस्तर स्थिति है, उसे मृदा को पोषण मिलेगा। और यह परत सामान्यतः मृदु होगी। मृदु मतलब नरम होगी, सॉफ्ट होगी, जिसको फाले जो बोल सकते हो फावड़े की सहायता से खोदना आसान है। और ठीक है, तो यह परत सामान्यतः मृदु होगी, सैरंध्र होगी और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। ये जो परत है इसमें इसकी जो डेंसिटी है, मीन्स इसमें जो बहुत ज़्यादा पानी इसमें आ जाता है, इसमें कि जो ये मिट्टी है यहाँ पे ये पानी को अपने अंदर रख सकती है, पानी को धारण कर सकती हैं। तो हम इसे कहेंगे शीर्ष मृदा। क्या कहेंगे? हम शीर्ष मृदा कहेंगे अथवा ए संस्तर स्थिति यहाँ पे कहेंगे। मीन्स लेवल 1 की मृदा आप समझ सकते हैं। तो जो ऊपर वाली मृदा होती है ये बहुत सारी कृमियों का आवास भी होती है। हम सब जानते हैं जैसे चींटियाँ हैं वो मिट्टी में रहती हैं, जैसे खरगोश है, चूहे हैं, जो जैसे आप बात करते स्नेक है, सांप है। तो बहुत सारे जीव हैं जो मृदा की ऊपरी परत में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे खटमल वटमल, छछूंदर, कृति। तो इस तरह के भृंगु होते हैं। तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो हमारी ऊपर की लेयर में मिट्टी में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसमें रहना, उसमें आवास स्थान बनाना आसान होता है। तो छोटे पादप वो जो पूरी तरह शीर्ष मृदा में होती हैं। जो छोटे पादप है, जो सपोज हमारे हर्ब्स है, शर्ब्स है, छोटे पौधे होते हैं, तो उनकी जड़ें हमारी ऊपर की मृदा में होंगी। लेकिन जो थोड़े से लंबे वृक्ष होते हैं, मीन्स अब बैनियन ट्री लगा लो, बरगद का पेड़ है, जो भारी भरकम वृक्ष होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तो उनकी जड़ें हैं वो 2-3 लेयर तक पहुंच जाती है आसानी से, आप बोल सकते हो ऐसा।
लेकिन जो छोटे पेड़ पौधे उनकी जड़ें हम सिर्फ जो फर्स्ट लेयर उसी में ही रहेंगी। तो बात करते हैं बी लेवल की, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी लेवल की मृदा होती है, शीर्ष मृदा के नीचे की परत होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होगी, इसमें दिखता है जैसे पेड़ पौधे पे दिख उगते हैं। जो कोई भी गली सीधी चीज़ है उसको कहाँ दफनाया जाएगा, सॉफ्ट लेयर में ही दफनाया जाएगा। तो बात तो समझने एक अंडरस्टैंडिंग से ही बात है। अगर सारी चीज़ें ऊपर की लेयर में ही दब सकती हैं, ऊपर की लेयर में ही दफन होती हैं, पेड़ पौधे जो कुछ है ऊपर की लेयर में ही सारी चीज़ें गिरती हैं, तो फिर सबसे तो समझने से की बात ये है कि ह्यूमस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, लेयर फर्स्ट में ही तो होगा। उसके बाद लेयर 2 में थोड़ा बहुत ह्यूमस होता है, मीन्स ह्यूमस की कमी यहाँ पे होती है। लेकिन लेयर बी में खनिज ज़्यादा होते हैं। यह परत सामान्यतः कैसे होगी, अधिक कठोर होगी, अधिक सहनदोयी घनी होगी और बी संसर स्थिति मध्य परत कहलाती है, कहेंगे मध्य परत। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लेयर बी है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बात करते हैं लेवल सी की। जो लेवल सी है हमारा, सी संस्तर स्थिति, ये कैसी होगी, ये दरारों और विद्रोहयुक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होगी। मीन्स जो बड़े ढेले थे लेवल 4 में, जो बड़े ढेले थे उसे टूट टूट के छोटे ढेलों में कन्वर्ट हो गई। कौन सी, जो सी लेवल की मृदा है। और इस परत के नीचे क्या होता है, हमारा आधार शैल होती है, मीन्स बेस होता है, मिट्टी का बेस। मिट्टी जिस पर टकटकी है वो है लेवल नंबर 4। तो इसे मैंने आपको बताया था, इसे फावड़े से खोदना एक मुश्किल काम है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मृदा के प्रकार। मृदा कितने प्रकार की होती है, जैसा कि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, हमने सुना होगा दोमट मिट्टी होती है, क्लेयुक्त सोयल होती है, मीन्स की चिकनी मिट्टी से बोल सकते हो, बालू बोल सकते हो। तो इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पे होती है, मृदा के प्रकार। तो बात करते हैं है कि जो हमारे बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है किसमें, शैलों के अपेक्षा के विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण पर निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी से मिली है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे वो कण बने होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी चट्टान है, कोई चट्टान है, उस चट्टान से जैसे भी मिट्टी मिलेगी उसके टूट फूट से, चट्टान टूट फूट से जो मिट्टी निर्मित होगी वो किस पे डिपेंड है, वो टोटली उस चट्टान पे डिपेंड थी कि इस चट्टान में मीन्स चिकनी मिट्टी कितनी थी और इसमें बालू मिट्टी कितनी थी। ऐसा नहीं कि जो मिट्टी बनी है वो कहीं और से बन गई या उसकी जो प्रकृति है वो अलग होगी, नहीं, वो बनी तो उससे ही है, बनी तो उस चट्टान से ही है। तो मतलब वो दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी कहाँ होते हैं, मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब ये अंग महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्योंकि ये है जो ये क्या कर रहे हैं, जो जड़ें होती हैं पौधों की जड़ें वो मिट्टी को बांधे रखती है। जो केंचुए होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो मृदा की जो ऊपरी सतह से इस मृदा में रहते हैं और कहीं ना कहीं भूमि को उर्वरक भी बनाते हैं, उपजाऊ भी बनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंग है, किसके, मृदा के महत्वपूर्ण अंग है। अब शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण वो क्या कहलाता है, मृदा। में शैल कण है वहाँ पे और ह्यूमस है, उन सबसे मिलकर बनती है हमारी मृदा। तो बात करते हैं मृदा को, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर डिवाइड किया गया है। मिट्टी का डिवीजन कैसे हुआ कि उनमें कितनी तरह की कण पाए जाते हैं, कणों का साइज़ क्या है, तो उस चीज़ पे हमने डिवाइड कर दिया मिट्टी को। तो मिट्टी में जो सबसे बड़े कण होते हैं उनका अनुपात अधिक होता है, बड़े कण का अनुपात अधिक है। जो बड़े कण होते हैं उन्हें हम बोलेंगे बलुई मृदा। किसे बोलेंगे, बलुई मृदा, मीन्स बालू मिट्टी, जो उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बालू रेत बोलते हैं, ठीक है। यदि बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे कहेंगे मृणमय मिट्टी। मृणमय होती चिकनी मिट्टी, क्ले सोइल। मीन्स अगर छोटे कण है, मीन्स सूक्ष्म कण है, तो कैसी होगी, चिकनी मिट्टी होगी, बिल्कुल ही जिसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, तो दूर करना मुश्किल है, ठीक है। तो यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होगी, अगर दोनों को छोटे बड़े तो कहेंगे दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी आप बोल सकते हो, दो तरह की मिट्टी में छोटे कण भी है, बड़े कण भी है, तो वहाँ से उसे कहेंगे दोमट मिट्टी। दोमट मतलब दो मिट्टी मीन्स छोटे कण और बड़ों कणों की मिट्टी, दोमट मिट्टी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अतः मृदा का वर्गीकरण कैसे हुआ, 3 रूप में हमने मृदा का वर्गीकरण यहाँ पे कर दिया है, बलुई, दुमटी और मृणमय। बलुई में कण मोटे मोटे होंगे, दुमटी में छोटे बड़े होंगे और मृणमय में एकदम बिल्कुल बारीक कण यहाँ पे हमारे होंगे। तो मृदा के कणों के आमाप और के गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, बालू के कण बड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते और बड़े हैं तो उनके बीच काफी रिक्त स्थान भी होगा, यस, और ये वायु से भरे रहेंगे। हम कह सकते हैं कि बालू सुआतीत होती है, मीन्स इसके अंदर से एयर आसानी से पास हो सकती है, बहुत ज़्यादा एयर इसके कणों के बीच होती है। और बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी भी तेज़ी से होती है। हम सब जैसे हमने देखा होगा, जो हमारा बलुई मिट्टी होती है उसमें अगर आप पानी डालोगे तो फटाफट पानी सोख लेती है मिट्टी, ये नहीं पता लगता कि पानी कहाँ डाला था,
मतलब इतनी तेज़ी से पानी की निकासी होती है बलुई के कणों में से। अतः बलुई जो मृदा होती है कैसे, ये हल्की होती है, सुवातित होती है, एकदम शुष्क भी ये होती है, हमने देखा है। तो मृतिका की बात करें, मृतिका मीन्स की चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल के जो कण हैं बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, छोटे होंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते, एकदम से जुड़े रहते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल कम होता है, तो उनके बीच रिक्त स्थान कम होता है। और जबकि बलुई मृदा के विपरीत से कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, मतलब एकदम स्पेस भी कम है तो पानी भी रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी पानी धारण करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा यानी कि दोमट है। दोमट में बड़े कण भी आ जाएंगे, छोटे कण भी आ जाएंगे। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। तो गाद नदी तलों के निक्षोभ में पाई जाती है। गाद आप समझते हो ना, गाद क्या होती है? गंदगी, वो अडिगा डिगा जिससे गंदगी होती है ना, वो मीन्स जो गंदगी होती है, गाद समझते होंगे आप किस तरह की होती है। बिल्कुल जो चिकनी चिकनी सी मिट्टी का जो पानी होता है एक तरीके से बोलते हैं गाद। तो इस प्रकार की मृदा में पादप वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण की क्षमता होती है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। तो मिट्टी को जांचने के लिए अगर जिस मिट्टी से हम गोला बना पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमारी कैसे जो क्ले सोइल है, चिकनी मिट्टी, जिसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, और जिसको हम नहीं डाल सकते, जो हमारा एक बीच की मिट्टी, दोमट मिट्टी से हम कुछ बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। लेकिन जिसमें लोच ज़्यादा है, जिसके हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते, वो हमारी क्ले सोइल है। और जिससे कुछ बन ही नहीं रहा, वो हमारा क्या है? बालू रेत है यहाँ पे। तो बात करते हैं मृदा के गुण क्या क्या होते हैं। अब मृदा के गुणों की बात करें तो मृदा में जल अंतर्सरण की दर, मीन्स जल अंतर्सरण की दर है कि पानी की निकासी कितनी देर में करती है। मान लो कि मैंने मृदा में पानी डाला, सपोज करो मैंने मृदा में पानी डाल दिया, एक पौधा था, पौधे की जड़ें मैंने पानी डाल दिया, एक बाल्टी डाल दिया, तो आप देखेंगे कि पानी दिख रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जाके देखेंगे तो वहाँ पानी वो दिखेगा नहीं। मिट्टी उसको कितनी देर में अवशोषित करती है, कितने टाइम में अवशोषित करती है, उसे बोलते हैं मृदा में अंतः जल स्रवण दर। ठीक है, कितना पानी उसने कितनी देर में कंज्यूम किया, उसे बोलते हैं मृदा की अंतः स्रवण दर कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है। अंतः स्रवण दर क्या होती है? जल की मात्रा, कितना जल हमने लिया है, और अंतर स्रवण अवधि मतलब कितना टाइम उसने मिट्टी ने सोखने में लगाया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि 200 ml जल को 20 मिनट लगे अंतर स्रवण करने में, तो उसकी दर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 200/20 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 10 ml हो जाएगी यहाँ पे पर मिनट। 10 ml उसने जल सोखा है। तो मैंने कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है कि मैंने जैसे कि एक पौधे में पानी डाला एक बकेट, तो कितनी देर में जो मिट्टी है उस पानी को सोख पा रही है, वो मिट्टी की अंतर स्रवण दर है। अब बात करते हैं मृदा में नमी क्या होती है। क्या आप सोचते हैं कि मृदा में नमी होती नहीं होती? तो हमें कैसे पता चलेगा मृदा में नमी होती है? तो हमने देखा होगा, जैसे कोई भी गर्मी के दिन होते हैं तो हम खेत में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 11-12 बजे, 11 के अराउंड, 12 के अराउंड जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, तो हम देखते हैं कि दूर से जैसे धरती को देखते हैं, आसपास देखते को, तो कुछ तरंग से हमें दिखते हैं मिट्टी में से उठती हुई। तो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पे पड़ रही है, एकदम से हीट ज़्यादा बढ़ गई है, एकदम से सूरज ज़्यादा चमक रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वो वेपराइज होके ऊपर उड़ती रहती है, तो उसके कारण से हमें वो तरंगे हैं वो दिखती हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे जो गर्म होकर वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है, आग के अलाव से उठती है। तो समझ आया आपको मृदा में नमी हम कैसे देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मृदा द्वारा जल का अवशोषण। मृदा द्वारा जल का अवशोषण, मृदा किस प्रकार से जल का अवशोषण करती है जानने के लिए यहाँ पे क्रियाकलाप लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अवशोषित जल का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे जो U-V, U है जल का प्रारंभिक आयतन कितना था, और V है जल का जो अंतिम आयतन कितना था, तो अपॉन 50 हो जाएगा। अपॉन 50 करके मीन्स मृदा का भार कितना, 50 ग्राम, तो 50 × 100 करेंगे तो जो अवशोषित जल का प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा। तो बात करते हैं मृदा और फसलें, किस प्रकार की फसल के लिए कौन सी मृदा जरूरी होती है। तो पवन, और देखिए कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछों में दोमटी मृदा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी अलग अलग ही होती है। अब देखिए मृदा पर किसका प्रभाव पड़ता है। पवन का, वर्षा का, ताप का, प्रकाश और आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वो हमारी मृदा को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा की वृद्धिगति को प्रभावित करते हैं और मृदा की
संरचना में परिवर्तन लाते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कोई सेल है, उस पर मीन्स हवा चली, उस पर वर्षा हुई, ज़ोरदार से ताप पड़ा, प्रकाश पड़ा, आर्द्रता हुई, तो उससे क्या होती है, जो मिट्टी है वो उस पर मीन्स की मिट्टी बनती है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है 2-3 सालों में। जैसे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कारक है जिनसे मिट्टी हमारी बनती है। ठीक है, और इससे मृदा की संरचना में परिवर्तन होता है। जलवायु कारक तथा मृदा घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र में विशेष उगने वाले वनस्पति फसलों की किस्मों को निर्धारण करते हैं। अब जैसे हमारी दालें हैं, वो दालें अलग मिट्टी में उगेंगी, जो कपास है वो अलग मिट्टी में उगेगी, गेहूँ हमारा अलग मिट्टी में उगेगा। तो मतलब किस तरह की मिट्टी किस फसल के लिए चाहिए यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे बात कीजिए मृणमय और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूँ और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। मीन्स जो हमारे क्ले सोइल है, जो दोमटी मिट्टी है, उसमें गेहूँ भी उगा सकते हैं, चना भी उगा सकते हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है। कि आपने पढ़ा था कि जो मृणमय मृदा होती है उसमें पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका स्पेस कम होता है, लेकिन वो पानी को अच्छे से सोख लेती हैं। उनके अंदर स्पेस कम है तो पानी को धारण कर सकती हैं। और धान की खेती के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थों से समृद्ध अच्छी जल धारण करने वाली क्षमता करने वाली मृदा आदर्श होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो धान की फसल होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बिल्कुल पानी चाहिए, जैसे कि आपको सबको पता होगा। तो जो धान की फसल है उसके लिए तो कौन सी मिट्टी आवश्यक जरूरी होगी बताओ? तो होगी कौन सी? मृतिका या फिर मृणमय मिट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक है, मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा चाहिए। मसूर के लिए, अन्य दालों के लिए, क्योंकि इनको ना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, कि जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए हमें चाहिए बलुई भी और दोमट भी। कपास के लिए बलुई दोमट चाहिए, दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जो जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण कर सकती है। अब गेहूँ की बात करें तो गेहूँ की जो फसलें हैं वो कैसी मिट्टी में उगेंगी? ये उगेंगी महीन मृणमय मृदा में उगती हैं, क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, धान के रोपण के लिए की मृदा उपयुक्त है और ऐसी मृदा जिसका अंतर सर्वाधार अधिक हो या कम हो। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो उम्मीद आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझसे पूछिएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और चैनल पर बने रहिए मेरे साथ, और बने रहने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।